हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव। द राइट माइंडसेट फॉर एग्जामिनेशन के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको ये बताएगी हर वीडियो में कि भाई क्या हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए एग्जामिनेशंस के टाइम पे, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए एग्जामिनेशंस के टाइम पे और किन बातों का बहुत खास तरीके से हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन, राइट। तो उससे ठीक पहले मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स 2.0 का अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं, राइट। अनाउंसमेंट में हमने ये भी बता दिया कि भाई बहुत सारी चीजें सेम है, बहुत सारी चीजों में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस करके हम आपके पास एक और बेहतर प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। और उस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई क्या फीचर्स हमने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, तो यार टीटीबी 2.0 के जो फीचर्स हैं वो ये हैं। पहला फीचर होमवर्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म, उसके बाद वीकली लाइव डाउट क्लासेस, ओलंपियाड ओरिएंटेड स्टडी एंड देन मूविंग ऑन फोकस्ड पीवाईक्यू डिस्कशंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द इंटरैक्टिव ऐप फॉर चेकिंग दी डेली प्रोग्रेस, यानी कि अगर आपका बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो आप लोगों को हमसे पर्टिकुलरली पीटीएसएम करने आने की जरूरत नहीं है। आप एक एप्लीकेशन यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की एप्लीकेशन के थ्रू आपके बच्चे की प्रोग्रेस को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और कहां कहां क्या क्या कमी है वो देख सकते हैं और उसको खत्म करने में हमारी मदद डेफिनेटली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए उस बेहतरीन टीम से भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज लेकर के आ रही है और वो बहुत ही बढ़िया धमाका है ये यार। टीटीबी का ऑफलाइन सेंटर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम लोग ये ऑनलाइन सेंटर लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल गए होंगे। और ये वो बेहतरीन टीम है यार जो इस ऑफलाइन सेंटर को रन करने वाली है, इस ऑफलाइन सेंटर पे आप लोगों को दिखने वाली है और आप लोगों के साथ हमेशा अभी तक पिछले सालों में खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहने वाली है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों से और भी चीजों के बारे में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे, मगर उससे पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। भैया 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और उसके साथ आई वाज द मेंटर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी कोटा, जो कि एक एजुकेशन सिटी है। और उसके साथ साथ आगे बात करते हैं कि भाई आज के टॉपिक के शुरू करने से पहले अगर आप लोग चाहते हो हमारे सैंपल स्टडी मटेरियल को देखना तो टेलीग्राम के इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, वहां पर सैंपल स्टडी मटेरियल और डीपीपीज आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर डीपीपीज और सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आते हैं तो भैया कहां जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ये आपको पता है। प्राइसिंग ऑफ द पैकेजेस हैव इंक्रीज्ड समहाउ। मैंने कहा था कि भैया 20% हाइक होने वाला है, तो 20% हाइक हो चुका है, 10,800 एक स्टैंडर्ड प्राइस हो चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका 9th और 10th का पैकेज है उसका भी प्राइसिंग इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप उसको भी खरीदना चाहते हो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है भाई, क्योंकि अभी भी ये 30% का वेवर हमको मिल रहा है। AK लाइव कोड यूज कीजिए एंड गेट द डिस्काउंट ऑफ 30%। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो 8504021757 या फिर 8209412937 किसी भी नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हो। बात करने के बाद 9549041111 पे भी आप बात कर सकते हो। यहां पे बात करने के बाद भी अगर कोई भी परेशानी है भाई तो मुझसे टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो, जहां आप लोग चाहो वहां हमसे बात कर सकते हो। मगर उस बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और जारी रखते हुए हम आज के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं भैया द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी एग्जामिनेशन। ऐसी क्या बातें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप एक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, जब भी आप एक पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, चाहे वो घर से सेंटर की तरफ की जर्नी हो या सेंटर से आपके रूम तक की जर्नी हो या उस रूम से आपकी बेंच तक की जर्नी हो और बेंच से आपके पेपर तक की जर्नी में क्या आप लोगों के दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, क्या बातें आप लोगों को एग्जामिनेशन के बाद भी ध्यान रखनी होंगी, उनके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो हमें यह देखना है कि भैया चूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मान लो आप मुझे बताओ कि यार मान लो चलो फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस आर देयर, उन 20 क्वेश्चंस में से आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को करना चाहिए, ताकि एंड में आते आते आपका दिमाग टायर्ड हो जाएगा, तब आप इजी क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, ठीक है। बेटर ऑप्शन, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत बढ़िया एनालिसिस पे काम करता है और वो एनालिसिस है कि हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रेस कब लेता है। हमारा दिमाग बेसिकली स्ट्रेस तब लेता है, या फिर छोटे छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनका दिमाग तब स्ट्रेस लेता है यार जब उनको ये एग्जैक्टली पता चलता है ना कि अभी एग्जामिनेशन खत्म होने में मात्र 15 मिनट रह गए हैं और मेरे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं बाकी रह गए हैं, ठीक है।
सो पॉइंट मेरा क्या है, आप दोनों का मिक्सचर लेकर के चलो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बड़ा वाला क्वेश्चन सिर्फ लेंदी दिख रहा है बट हो जाएगा जल्दी से सॉल्व, मतलब पढ़ने में उसको टाइम लगेगा बट वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, गो फॉर इट, पहले वो खत्म कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा क्वेश्चन है, जो हैवी क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के हमारे साथ आ रहा है, वो बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम करेगा, तो भाई पहले छोटे छोटे फ्रैक्शंस को कंप्लीट करना शुरू करो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लो जो आपको फटाफट आते हैं और विद इन 30 सेकंड्स, विद इन 1 मिनट वो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे एंड उसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला किसी भी हाल में, क्योंकि वो तो मेरा बिल्कुल बेसिक क्लियर है और मुझे फटाफट से उसमें जो है कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं उन फटाफट से उन क्वेश्चंस को खट 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 करके निकाल दूंगा और जब तक मैं लास्ट में पहुंचता हूं तो मैं मानता हूं कि मेरे पास बड़े क्वेश्चंस का काउंट रह जाएगा। छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं, बड़े क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगेगा, मगर एक बल्क ऑफ क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स का जो टारगेट है वो आप अचीव कर चुके हो, ठीक है, तब तक। और फिर रिलैक्स होकर के आप अपना टारगेट अचीव कर चुके हो, अब आपको सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं। अगर आप चाहते हो कि बल्कि क्वेश्चन, दैट इज अ इजी क्वेश्चन जहां मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो आप उसको पहले कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अपनी स्पीड बिल्डअप करना चाहते हो कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस करके मैं अपनी स्पीड बिल्डअप कर लेता हूं, उसके बाद लास्ट में जाकर के बड़े बड़े क्वेश्चंस करूंगा, ताकि एक सेट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक सेट ऑफ नंबर्स मेरे पास डेवलप हो जाएंगे। हाँ चलो यार 20 नंबर का या 25 नंबर का पार्ट मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं, अब जो है 20 नंबर का बाकी है, ठीक है। तो क्या करो कि वो 20 नंबर आपको उस टाइम पे कम टेंशन देंगे, क्योंकि 20-25 नंबर आप ऑलरेडी गेन कर चुके हो और अब उस बाकी के बचे हुए नंबर्स को आपको गेन करना है रिमेनिंग टाइम पीरियड में। तो choosing the correct question is the basic first step which is exactly required, ठीक है। अब क्या है, allotting proper time किसको? allotting proper time to your studies। लेकिन आज हम कहां बात कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो आप लोगों को बेसिकली करनी चाहिए एग्जामिनेशन टाइम में। तो allotting proper time किसको? क्वेश्चंस को प्रॉपर टाइम अलॉट करो। आप ये डिसाइड करके चलो कि भैया अगर 4 क्वेश्चन मेरी जिंदगी में मुझे करने हैं तो उन 4 क्वेश्चंस को करने के लिए कितना टाइम एग्जैक्टली लगना चाहिए, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को एक इंडिविजुअल टाइम लिमिट सेट करके चलो कि अगर मैं एक 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें मुझे 16 से 17 पेज का आंसर लगेगा, राइट, या फिर अगर मैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन उसको सॉल्व करने में मुझे कम से कम 5 शीटें तो मेरी भरी जाएंगी। स्पीड उसी हिसाब से उस क्वेश्चन में रखो, राइट। अगर आप स्पीड उसी हिसाब से रखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज होकर के चलेगा। आपको ये पता रहेगा कि 5 मिनट का क्वेश्चन करने में जो है मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन करने में मुझे जो है 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं, तो वो 3 से 4 मिनट सिर्फ उसी क्वेश्चन को डेडिकेट करो, ताकि वो क्वेश्चन आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। उन 4 मिनट के बाद भाई उस क्वेश्चन के ऊपर जाने की तुम्हें जरूरत ना पड़े, ऐसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसको फाइनलाइजिंग टच या फिनिशिंग टच जो भी देना है ना, वो सब उन 3 से 4 मिनट के दरमियान ही देना है, वापस से उस क्वेश्चन पे जंप करके नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, अब आप अगले सवाल पे आ चुके हो, तो अगले 2 से 3 मिनट या 4 मिनट जो भी आपको लगने हैं वो दूसरे सवाल पे लगने हैं, पिछले वाले सवाल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भाई प्रॉपर टाइम अलॉट करना इज अ मैंडेटरी थिंग व्हेन इट कम्स टू एनी क्वेश्चन। और इंडिविजुअल क्वेश्चन को टाइम अलॉट करो। अगर आपका पेपर यूनिट्स के केस में आता है या यूनिट्स के सेक्शंस में आता है या यूनिट्स की तरह आता है, तो यूनिट्स को इंडिविजुअल टाइम अलॉट करो और उसके अंदर जाकर के फिर क्वेश्चन वाइज टाइम अलॉट करना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपका पेपर जो है 2 यूनिट्स में आता है या 3 यूनिट्स में आता है, तो पहली यूनिट के अंदर अगर मान लो आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, तो यू नीड टू डिसाइड कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट 4, मिनिमम टाइम लिमिट 3। तो अगर 3 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो मैक्सिमम टाइम लिमिट मेरे पास कितनी हो गई भाई? 12 हो गई। मिनिमम टाइम लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो 9 मिनट्स, यानी कि 9 से लेकर के 12 मिनट के बीच में मेरे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इसका मतलब 9 से लेकर 12 मिनट में मेरी यूनिट 1 कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसी तरीके से बाकी यूनिट्स के लिए भी आप टाइम अलॉट कर लो और इंडिविजुअल क्वेश्चंस को भी टाइम ब्रेक कर करके दे दो, ताकि आपको यह पता रहे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन जब मैं यूनिट सॉल्व कर रहा हूं या यूनिट के क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो मुझे इंडिविजुअल क्वेश्चंस में इतना इतना टाइम लगने वाला है और एक यूनिट मेरी 12 मिनट या 13 मिनट मैक्स टू मैक्स खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद मुझे उस यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाना,
मुझे आगे की यूनिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जानी चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज नॉट गेटिंग स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। मान लो आपने किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया विद अ माइंडसेट कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे बहुत इजीली हो जाएगा, बट दैट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, जहां पर यू फेस्ड अ प्रॉब्लम, जहां पर आप एक प्रॉब्लम में फंस गए और आपको ऐसा एहसास हुआ कि यार शिट, ये पॉइंट तो मैं भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर होता है, अच्छा खासा प्रेशर होता है। मैं कितनी बार कह लूं कि भाई प्रैक्टिस करके जाओगे तो प्रेशर कम रहेगा, डेफिनेटली कम रहेगा, बट प्रेशर तो रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको आपके माइंडसेट का आइडिया नहीं लग पाता कि यार कब कैसा मेरा माइंडसेट होगा, यू कैन नॉट डिफाइन। तो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर होगा ना, तो ये जो प्रॉब्लम है ये शायद तक आ सकती है। अगर नहीं आती तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये प्रॉब्लम आती है या जिन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत बार परेशान करती है, उन लोगों के लिए एक छोटा सा पॉइंट कि भाई अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं फंस गया जिसमें तुम बीच में अटक गए, तो याद रखो टाइम लिमिट तुमने सेट कर रखी है ऑलरेडी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मिनट में सॉल्व करूंगा, और अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो उस सोल्यूशन को वहीं रोक दो, ताकि आपका टाइम जो आपने अगली यूनिट्स या अगले क्वेश्चंस के लिए रोक रखा है उसमें कहीं से कहीं तक कोई झोलझाल ना हो। ठीक है, ताकि उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, ऐसा कई बार नोटिस किया गया है कि बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन को शुरू करता है और उस क्वेश्चन में फंस के रह जाता है, और अगर उस क्वेश्चन में फंस के रह जाता है तो उस क्वेश्चन में फंसने के बाद वो क्या करता है कि बहुत नॉर्मली उस क्वेश्चन के अंदर लगने थे 3 मिनट, लेकिन वो उसके अंदर 15 से 20 मिनट वेस्ट कर देता है। और जहां ये वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू हुआ ना मेरे भाई, तो 15 से 20 मिनट में तुम्हें 3 मिनट का क्वेश्चन तुमने कर तो लिया, मगर प्रॉब्लम कहां फंस गई, आगे के जो क्वेश्चंस भाई जो इजी थे, जिनको तुम आसानी से कर सकते थे, जिनमें कहीं से कहीं तक कोई ट्रिक नहीं लग रही थी, डायरेक्ट मेथड इंप्लाई करना था या इंप्लीमेंट करना था, वहां वो वाला टाइम तुमने बर्बाद कर दिया, और जिस क्वेश्चन में तुम फंसे थे उसके वजह से इजी क्वेश्चंस तुम जो है छोड़ करके आ गए। तो ये जो छोड़ने वाली चीज है ना, ये नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इडियोटिक मिस्टेक, एंड दैट इज कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उसमें फंसो मत, अपने दिमाग पे यकीन रखो, रिलैक्स रखो अपने दिमाग को। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में फंसते हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगले वाले क्वेश्चन को करना शुरू करो। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ दो यार, 1-2 शीट छोड़ दो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर बाद जब ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये स्ट्राइक कर गया, एक आइडिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उस क्वेश्चन पे वापस चले जाओ, है ना। मैं अभी आप बोलोगे कि सर पहले तो आप कह रहे हो कि यूनिट कंप्लीट करो उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाना ना पड़े, मगर मेरे भाई अगर किसी क्वेश्चन पे अटक गए और बाद में तुम्हें उसका एक ट्रिक सूझ गया या याद आ गया, ठीक है, तो तुम उस क्वेश्चन पे जाओ, उसको सॉल्व कर लो। इसीलिए कह रहा हूं कि रुको मत उस क्वेश्चन के ऊपर, 15 से 20 मिनट बर्बाद मत करो उस क्वेश्चन के ऊपर, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल तो मैं देता हूं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूं, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक आइडिया मुझे कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है, राइट। और अगर वो आइडिया मेरे दिमाग से निकल जाता है ना, तो यकीन मानो यार, मैं तुमको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि तुम उसमें कितना ही दिमाग लगा लो, तुम्हें वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आएगा अनटिल अनलेस तुम उसी में चिपके रहते हो। ठीक है, तुम उसी में चिपके हुए हो, तुम दिमाग लगाए जा रहे हो, मल्टीपल तरीकों से तुम उस चीज को सॉल्व करे जा रहे हो। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है कई बार, ठीक है, मगर इसका रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी ये है भाई कि इसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम्हारा जो माइंड है ना, अगर तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन आता है और तुमने बिगिनिंग में ये कहा है कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मी एंड इस क्वेश्चन के मार्क्स तो मेरे पूरे पक्के से मुझे मिलेंगे, तो यकीन रखो पिछले 2 वीडियोस में मैंने तुम लोग को जो बातें बताई है, जिसमें मैंने बार बार कहा है कि भाई नेट प्रैक्टिस इज द मैंडेटरी थिंग इन केस ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह सब देते रहना चाहिए। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन में आपको विश्वास डेवलप हुआ है आज भी, तो यकीन मानो वो नेट प्रैक्टिस का ही फायदा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लेक्चर 1 यानी कि जो मेरा वीडियो 1 वीडियो 2 था उसको देखना जरूर, ठीक है। उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैंने कहां से ये चीजें रिलेट करी है। आई क्रिएट अ कॉल बैक इन एवरी वीडियो कि मैंने उस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। मैं आपको बता दूं, नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, ये मैंने ऐसा डिस्कस किया था। तो वही चीज है, जब आप दूसरे क्वेश्चंस को कर रहे होगे
और आपने नेट प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह अटेंड कर रखे होंगे, तो डेफिनेटली एक श्योरिटी है कि आपके दिमाग में एक आइडिया, एक फ्रेम बन जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, राइट? और फिर आप वापस जाकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये कथित सत्य है, ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने बोला है, ठीक है? बट मेरी जिंदगी में मैंने इंप्लाई किया है, इंप्लीमेंट किया है, और ये बहुत बढ़िया तरीका है यार। उस पे उस वक्त टाइम वेस्ट मत करो, मगर अगर तुम्हारे दिमाग में एक हल्का सा भी क्लिक होता है कि यार उस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से कर सकते हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर उस क्वेश्चन पे वापस एक हल्की सी नजर डाल लो कि हाँ यार ये वाला मेथड मैंने ट्राई नहीं किया था, तो ये वाला मेथड ट्राई कर लेता हूं, है ना? एंड आई एम डैम श्योर कि उस क्वेश्चन में जब तुम बर्बाद नहीं करोगे अपना वक्त, तो बाकी सारे क्वेश्चंस करने के बाद तुम रिलैक्स माइंड से जब उसके बारे में सोचोगे, तो फटाफट से वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट 100% एक्यूरेसी इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पर आप पहले अटक रहे थे, ठीक है? तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है और आगे बढ़ते हुए अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसी के साथ एक और बार ये वापस चीजें आ गई कि भैया नेट प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, ठीक है? मॉक पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्यों जरूरी हैं? मॉक पेपर्स मुझे बताओ कौन बनाता है? कौन बनाता है? आप लोग तो डेफिनेटली नहीं बनाते, है ना? ऐसे लोग मॉक पेपर्स बनाते हैं या मॉक टेस्ट पेपर्स बनाते हैं जिनको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है, जिनको पता होता है कि एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या चलता है। और अगर मुझे ये पता है कि एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या चलता है, तो मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉक टेस्ट पेपर जो होगा ना, वो बहुत बेहतरीन पेपर होगा। मैं उसमें क्या करूंगा, उस एग्जामिनर की जगह पे थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज कर दूंगा। मैं ये सोच लूंगा कि यार पिछली बार उसने ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो अगली बार वो शायद ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। क्योंकि यार ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं ज्यादा अगर दिमाग लगाता हूं ना, तो मैं खुद ही उस सवाल में फंसता रह जाऊंगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और फिर अगर मैं पेपर देता हूं किसी को, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जहां पर कॉन्सेप्ट सेम है, वैल्यूज अलग हो रही हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं और उनको अगर आप एक बार कर लोगे, तो आपकी नेट प्रैक्टिस वाली बात, अगेन गोइंग बैक टू द वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, जहां पे मैंने आइडियल शेड्यूल ऑफ अ टॉपर और आइडियल स्ट्रेटजीज ऑफ अ टॉपर डिस्कस किया हुआ है, या टाइम टेबल ऑफ अ टॉपर डिस्कस किया हुआ है, वहां पे भी मैंने हर बार यही बोला है कि भाई मॉक टेस्ट पेपर आपको करना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में खुलासा कर रहा हूं कि ये मॉक टेस्ट पेपर क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि ये बनाए हुए होते हैं एक्सपर्ट्स ने, है ना, जो कि बहुत टाइम से पेपर का एक एनालिसिस कर रहे होते हैं, एक तरीका देख रहे होते हैं कि यार किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर वहां खत्म। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करने चाहिए? क्योंकि कई बार बहुत सारे पेपर्स में ऐसा देखा गया है कि वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि वैल्यूज चेंज होकर के क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न सेम आ रहा है, मगर कई बार ऐसा हुआ है कि एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके तुम्हारे सामने अगले साल के पेपर में पटक दिया गया। और तुम्हें, अगर तुमने ये दोनों चीजें कर रखी होंगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रखे होंगे और मॉक टेस्ट पेपर कर रखे होंगे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फाइनल डे ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी वेरी इजी। अब मुझे बताओ कि जहां तुम किसी पिछले क्वेश्चन में अटके हुए थे, अगर अगला क्वेश्चन करते हो और वो अगला क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर पेपर में से उठ करके आ गया होगा, तो क्या तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना रिलैक्स। मैं यही चीज कह रहा हूं कि अगर सबसे पहले तो क्या करना है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन चूज करना है, ठीक है? उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत तरीके से करते रहना है, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा रहते हैं, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखो यार, मॉक टेस्ट पेपर को रेगुलरली करते रहो। एंड फाइनली अब हम आ रहे हैं हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट पे, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो इस पूरे वीडियो का सार आप लोगों के लिए लेकर के आया है। एंड उस सार के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहली चीज, जो टॉपिक्स आप लोगों को ऐसे लग रहे हैं कि यार अच्छे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को मास्टर कर लो, यानी कि टॉपिक्स को कहीं से कहीं तक कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है? टाइमली रिवीजन और टाइमली पढ़ाई करते हुए चलोगे तो कोई सा भी टॉपिक छूटेगा नहीं। जहां ऐसा लग रहा है, जो तुम्हारे मेंटर्स कह रहे हैं कि यार ये अच्छा टॉपिक है, उसको प्लीज मास्टर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देन मूविंग ऑन, प्रॉपर टाइम अलॉट करना टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ मैंडेटरी थिंग। उसके बाद फाइनली हम आते हैं हमारे करेक्ट क्वेश्चंस पे, यानी कि करेक्ट क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है? ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आते हैं, उनको सबसे पहले कीजिए, राइट? चाहे वो छोटे हो, चाहे लेंथी क्वेश्चंस हो, डजंट मैटर। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना इज अ मैंडेटरी थिंग, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था।
उसके बाद आगे बात करते हुए चलते हैं, अगर कहीं भी किसी भी सवाल में रुक जाते हो, अटक जाते हो, तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं है, अगले सवाल को करो और अगले सवाल को करोगे और मान लो अगर कि वो लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया कि मॉक टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से उठ करके आ गया होगा, तो आप लोगों के लिए क्या होगा कि जहां मैं फंस रहा था, जिस क्वेश्चन में मैं फंस रहा था, वो क्वेश्चन जो है अब मेरे लिए इजी हो गया है, क्योंकि मेरे बाकी सारी चीजें हो चुकी है टाइमली, तो अब मैं उस क्वेश्चन में वापस से दिमाग लगा सकता हूं। और मीनवाइल अगर दिमाग लगाते लगाते मुझे वो पॉइंट स्ट्राइक कर गया तो मेरा वो क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा, मैंने सारे क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट कर लिए। मेरा एक्यूरेसी का मुझे नहीं पता, मगर 100% अटेम्प्शन रेट मेरा है। और एक्यूरेसी डेफिनेटली कैसे आएगी भाई? एक्यूरेसी आएगी इस चीज से, जो तुम लोग को बोला है ना, नेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, मॉक टेस्ट पेपर्स कंटिन्यू करते रहो, सारे टेस्ट पेपर्स दो, चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं सर यार 7 दिन का पढ़ाई किया था, 8वें दिन का पढ़ाई नहीं किया, तो 9th डे पे मैं पेपर देने नहीं गया सर, रिवीजन पूरा नहीं हो पाया सर, तो मैं पढ़ाई करके पेपर देने नहीं गया सर, क्योंकि मेरा रिवीजन पूरा नहीं हुआ था सर। तो जितना रिवीजन हुआ था भाई उसके हिसाब से पेपर दे करके आओ। ये चीज वही काम आती है और अल्टीमेटली ये चीजें वही रिलेटेड है, उसी चीज से रिलेटेड है कि भाई एनालिसिस आपको जो करना है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर करना है, जो नहीं करी पढ़ाई उसके ऊपर नहीं करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो रेगुलरली, क्योंकि प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू फाइनली अटेन दी सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल आई हैव टू से इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत जल्द यानी कि अगले शनिवार को 4 बजे फिर से मैं आऊंगा आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर के, जो कि ऑब्वियसली इसी सीरीज का पार्ट होगा। और सीरीज का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है यार, ठीक है। और नहीं भी पता ना, तो क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को या इस वीडियो के अभी तक एंड में आ गया होगा कि इस प्लेलिस्ट में कहाँ आपको जाना है। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उन वीडियोस को देख लीजिए। एंड आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड कि मेरा अगला वीडियो ऑन एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज कब आने वाला है, ठीक है। वैसे मैं बता चुका हूं, यहाँ लिखा हुआ है सैटरडे को 4 बजे हम वापस मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई टिप एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। कीप ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ 7000+ सब्सक्राइबर्स एंड कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स विद यूजिंग माय कोड AK Live। थैंक यू एवरीवन।